हेलो एवरीवन, मैं हूं सीएस विद मारुन। वेलकम एवरीवन टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हमारे लास्ट ईयर ऑफ इनकम एंड और चैप्टर नंबर 8 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के रैपिड फायर करने वाले हैं। इसके बाद में आपके दो चैप्टर्स के वीडियो साथ में रैपिड फायर डालते रहूंगा एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टू आवर जीएसटी फॉर सीए इंटरमीडिएट। ओके, so now let's without wasting time let's start with our rapid fire. इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जब कभी भी आपकी चारों सोर्स में इनकम नहीं आएगी, बची हुई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे कि रेंट फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी के बारे में हमने बात की नहीं थी, वो आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इंटरेस्ट, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट, सेविंग बैंक के ऊपर इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, ये सब काफी टैक्सेबल होगा। ये सब टैक्सेबल होगा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। लेकिन यहाँ पे दो चीज याद रखना आप, अगर आपको एम्प्लॉयर से कोई सैलरी, बेनिफिट, गिफ्ट कुछ भी मिलता होगा तो वो टैक्सेबल होगा सैलरी में। अगर आपको कहीं पे बिजनेस रिलेशनशिप में कुछ मिलता होगा वो आपका टैक्सेबल होगा पीजीपीपी में। बचा हुआ यहां पर आएगा। ओके, सो इसके अलावा गिफ्ट वगैरह जो कुछ भी होंगे वो सब हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। सैलरी ऑफ एमपी, एमएलए, लॉटरी, पर्सनल गैम्बलिंग में अगर आपका नसीब लग गया है तो वो भी यहां पर आपका टैक्सेबल हो जाएगा। कोई सीए का स्टूडेंट केबीसी में कल 5 करोड़ रुपए जीत के आया, वो पैसा यहां पे टैक्सेबल हो जाएगा। डायरेक्टर की सिटिंग फीस जो रहेगी वो भी यहां पे टैक्सेबल हो जाएगी। इनकम ऑफ एग्रीकल्चर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, वो अगर कुछ होगा वो भी इस हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। सबलेटिंग ऑफ प्रॉफिट, सबलेटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी, रेंट पे लेके आप और किसी को लेट आउट कर रहे हो, या फिर आपका इनकम टैक्स का रिफंड अगर आपको मिलता है उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएगा सब यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। फैमिली प्लानिंग के लिए आपको अगर पेंशन मिलता है तो वो भी यहाँ पे टैक्सेबल होगा, लेकिन उसमें से आपको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन रहेगा आपका एक तो विच एवर इज लेस 15,000 और 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन। जितना भी लेस रहेगा पूरा फैमिली पेंशन लोगे, 1/3 और 15,000 विच एवर इज लेस आप डिडक्शन लोगे, बचा हुआ टैक्सेबल हो जाएगा आपका इन द हेड IOS। एंड वेरी लास्ट वन जिसको मैं कनेक्ट करना चाहूंगा आपके कैपिटल गेन से। अगर आपको कहीं पे भी कंपल्सरी एक्वाइजिशन में कंपेंसेशन मिलता है और वो कंपेंसेशन के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो चाहे वो कंपेंसेशन आपको मिले कैपिटल गेन हेड में, आप वहां पे टैक्सेबल करो, उसके ऊपर का इंटरेस्ट हम लेके आएंगे IOS में, और यहां पर हम उसका सेक्शन 57 का 50% फ्लैट डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 लेने वाले हैं। तो अगर आपको 1 लाख रुपए मिलता है, इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो वहां पे होगी, इंटरेस्ट हम IOS में लेके आ जाएंगे। 1 लाख रुपए के ऊपर 50% जितना भी है 50% फ्लैट डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 57, वो आप यहां पर याद रखना। ठीक है, उसके बाद चलो हम चर्चा करते हैं हमारे पहले पार्ट की, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे गिफ्ट के बारे में। दूसरा पार्ट जो रहेगा उसमें हम चर्चा करेंगे डिविडेंड के बारे में, और तीसरे पार्ट में हम चर्चा करेंगे टीम डिविडेंड के बारे में। इस तरीके से मैंने आपके डिस्कशन को बांटा हुआ है। नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज ईच एंड एवरी प्रोस्पेक्ट ऑफ योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सबसे पहले बात करूं मैं गिफ्ट की। जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं, गिफ्ट आपको जैसे ही आए आपको ऑकेजन्स को दो इसमें बांट देना है। एक आपका रहेगा MRID, HUATLA, ITC, जिसे हम याद करते हैं क्लास में 10 बार बोलकर। अगर ये ऑकेजन्स पे आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है तो ये कंप्लीटली टैक्स फ्री रहेगा। आपको याद रखना, आपको ये ऑकेजन का गिफ्ट आपका कंप्लीटली टैक्स फ्री रहेगा। ये कौन से ऑकेजन है सर? अरे किसी के मृत्यु पे आपको गिफ्ट मिल रहा है, किसी के विल में लिख कर गया था कि अरे सर सुमित सर को 2-4 लाख रुपए दे देना, ऐसे गिफ्ट कहां से आप टैक्सेबल करोगे? राइट। रिलेटिव, शादी के टाइम, अरे शादी का एक ही तो बेनिफिट है, उस शादी के बेनिफिट में अगर आपसे किसी से गिफ्ट मिलता है, आपके रिलेटिव से कभी गिफ्ट मिलता है, दिस इज और कंप्लीटली एग्जाम, कितनी भी अमाउंट क्यों ना हो, कितना भी पैसा क्यों ना दो, बात अलग है वो देते कुछ नहीं है, लेकिन कितना भी पैसा क्यों ना दो, इनकम टैक्स में आपका पूरा का पूरा वहां पे एग्जाम रहेगा। हॉस्पिटल, लोकल अथॉरिटी, ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी, इनसे आपको कुछ पैसा मिलता है, ये भी आपका पूरा का पूरा एग्जाम रहेगा। तो आपको ये पूरा फुल फॉर्म याद ही रखना है। MRID, HUATLA, ITC, ये आपको याद रखना। ट्रस्ट, हॉस्पिटल, ट्रांजेक्शन और रिगार्डिंग ट्रांसफर, और कोई अलग कंडीशन आगे जब प्रेस्क्राइब की गई होगी तो आपको बेसिकली डेथ, इनहेरिटेंस, विल, रिलेटिव, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो अगर इन सब ऑकेजन्स में अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो वो कंप्लीटली टैक्स फ्री रहेगा। अब सर रिलेटिव मतलब क्या? सर हमारे मायने में तो बहुत बड़े रिलेटिव हमारे घर वाले हर एक के पैर पड़ाते हैं, क्या हर एक जन हमारा रिलेटिव बन जाता है? नहीं दोस्त, यहाँ पे हर एक जन आपका रिलेटिव नहीं रहेगा। इनकम टैक्स में रिलेटिव की डेफिनेशन दी हुई है, आपके रिलेटिव इतने ही सीमित रहेगा, घर जाके बोल देना मम्मी मेरे रिलेटिव इतने ही रहने वाले हैं। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो रिलेटिव रहेंगे? तो हम सबसे पहले खुद से चालू करते हैं। हम हमारे मम्मी पापा और उनके सारे भाई बहन, हम हमारे मम्मी पापा उनके सारे भाई बहन, मतलब मासा जी, मासी जी, मामा जी, मामी जी, जो भी होंगे
पापा के पापा, अंकल, बड़े पापा जो भी होंगे, ये सब लोग और उनकी उनकी स्पाउसेस, ये सब क्या सब आपके रिलेटिव रहेंगे। पहली बात क्लियर है सबको। दूसरी बात, हमारे पापा मम्मी उनके सबके रिलेटिव की बात कर ली। अब हमारी बात करते हैं, हमारे जितने भी भाई बहन रहेंगे, उनके जितने भी स्पाउसेस रहेंगे, वो भी सब रिलेटिव हो जाएंगे। अब हम जाएंगे हमारे स्पाउस के पास। स्पाउस के पास में हम जाके बात करेंगे कि उसके पापा मम्मी वही रिलेटिव है, उसके भाई बहन उनके सब स्पाउसेस वो रिलेटिव है। तो आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है, आपके जितने भी परदादा वगैरह होंगे वो सब आपके रिलेटिव है, आपके वाइफ के मिलकर जितने बच्चे बनने वाले हैं वो सब रिलेटिव रहेंगे। लेकिन आपको अभी क्लियरली कंफ्यूज नहीं होना है, आपके भाई बहन सब उनके स्पाउसेस रिलेटिव, मम्मी पापा के भाई बहन सब उनके रिलेटिव, सब क्या रहेंगे रिलेटिव। स्पाउस के भाई बहन वो सब रिलेटिव, लेकिन उसके मम्मी पापा ही, उसके मासा मासी जी अगर आपके रिलेटिव नहीं माने जाएंगे। ये आपको अभी हमेशा क्लियर रखना है। गॉट इट? वेरी क्लियर। तो अगर इन सब में से आपको कोई भी गिफ्ट देता है, कितने भी अमाउंट का गिफ्ट देता है, पूरा एक्सेप्ट रहेगा। फिर वो कोई भी सर्कमस्टांसेस में क्यों ना दो, शादी पे दो, डेथ पे दो, एनिवर्सरी पे दो, कभी भी दो, रिलेटिव है ना, बात खत्म। तो आपको जब भी गिफ्ट का क्वेश्चन आएगा, आप इनको ऑकेजन में बांटने का ट्राई करोगे। आप देखोगे कि ऑकेजन क्या है, कौन दे रहा है। अगर रिलेटिव है फिर कभी भी तो टेंशन नहीं है, नहीं तो फिर ऑकेजन देखोगे, ऑकेजन किसी के मृत्यु पे, विल में, इनहेरिटेंस में मिल रहा है तो देखोगे। अगर ये सब में आता होगा तो वो एग्जाम रहेगा, नहीं रहा तो वो टैक्सेबल होगा। अब टैक्सेबल होगा तो उसके 3 अलग अलग हिस्से में बांट दिए। एक रहेगा हमारा कैश में, दूसरा मूवेबल प्रॉपर्टी, तीसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब कैश का अलग हिस्सा है, मूवेबल का अलग हिस्सा है, इमूवेबल का अलग हिस्सा है। तो कैश में अगर आपको ट्रिक है, अगर कैश में आपको 50,000 या 50,000 से ऊपर का कोई भी गिफ्ट आता है तो पूरा टैक्सेबल। मतलब सर अगर मेरे एक दोस्त ने 20,000 रुपए दिए, दूसरे दोस्त ने 20,000 रुपए दिए, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 40,000 हुए, ठीक है एग्जाम। समझो एक तीसरे को और प्यार आ गया और उसने भी 20,000 दे दिए, अमाउंट कितनी हो गई एग्रीगेट 60,000। इज इट मोर देन 50,000 इन वन फाइनेंशियल ईयर? इफ यस देन कंप्लीट 60,000 इज टैक्सेबल डूड। पूरा 60,000 टैक्सेबल होगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप टैक्स प्लानिंग करें तो आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी अननोन लोगों से 50,000 के अंदर ही गिफ्ट देना है। नोन से लिया, रिलेटिव से लिया तो पहले स्टेज में आ जाएगा, रिलेटिव से लिया पूरा एग्जाम है। अगर वो सब ओकेजन या वो रिलेटिव नहीं है तो हम यहाँ पे आ रहे हैं, तो उसका पहला हिस्सा है कैश वाला। तो कैश में आप कितना लोगे, मैक्सिमम 50,000 इन फाइनेंशियल इन एन एग्रीगेट, और एक भी रुपया ऊपर पूरा भर के आना पड़ेगा आपको टैक्स के लिए, ठीक है। दूसरी बात करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। अगर आप किसी से इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में लेते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या, बिल्डिंग, लैंड वगैरह आप किसी से भी लेते हो आपके गिफ्ट में, और अगर वो 50,000 के ऊपर उसकी वैल्यू है, पूरा टैक्सेबल। या फिर समझो उसकी वैल्यू, उसका जो वैल्यू हम आगे जाके देखने वाले हैं, उसकी वैल्यू समझो 2 लाख रुपए, मैंने उसको दिया 1 लाख रुपया, उसकी वैल्यू कितनी थी 2 लाख, मैंने कितना दिया 1 लाख, डिफरेंस कितना है 1 लाख का, क्या 50,000 के ऊपर डिफरेंस है, यस, पूरा टैक्सेबल। तो यहां पे जब मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे तो यहां पे आप एक चीज क्लियर रखना, आपको डिफरेंस देखना है। क्या वो डिफरेंस उसके फेयर मार्केट वैल्यू या एसडीवी, स्टैंड आपकी जो एसडीवी रहेगी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन, उसके दोनों का और आपके कंसिडरेशन का डिफरेंस अगर 50,000 के ऊपर है तो पूरा टैक्सेबल आपका हो जाएगा। ये भी 50,000 इन अ फाइनेंशियल एक बार आपको एप्लीकेबल है। अब आपको एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है, हमारे कैश की, इमूवेबल प्रॉपर्टी की और मूवेबल प्रॉपर्टी की, तीनों की 50,000 की लिमिट अपनी अपनी अलग है, कृपया इनको मिलाना दे। अब तीसरी बात के बाद जाऊंगा मैं मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। अब मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में जब मैं जाऊंगा उसके पहले मैं आपको प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दिखाना चाहूंगा कि मूवेबल प्रॉपर्टी की ये ही चीजें आएगी, इसके अलावा कोई भी लेकर मत आ जाना। तो क्या डेफिनेशन है, ये सेम टू सेम आपके कैपिटल एसेट जैसे जेडीबी, एसएओ, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, अगर ये सब चीजों में से ही आपको कोई चीज मिलती है तो ही वो गिफ्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी 50,000 के लिमिट में आएगा, नहीं तो वो नहीं आएगा। ये हमेशा आप क्लियर रखना, आपके जहन में रखना, ध्यान में रखना। ये प्रॉपर्टी, जो ये प्रॉपर्टी दी ना, इतनी ही प्रॉपर्टी, इसके अलावा कोई अपने प्रॉपर्टी का डेफिनेशन बढ़ाएगा नहीं। ओके, हमने इसका डिटेल डिस्कशन किया हुआ क्लास में, राइट, एक एग्जांपल लेकर हमने डिस्कशन किया हुआ इसका। तो अगर कोई मुझे रिस्ट वॉच गिफ्ट देता है 50 लाख रुपीस की भी, तो अभी क्या वो 50 लाख आपको इस प्रॉपर्टी में दिख रहा है? क्या आपको लिस्ट में 50 लाख की कोई गिफ्ट रिस्ट वॉच बोल के कहीं पे दिख रहा है? नहीं, कोई भी दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोकट है मेरे लिए, नो टैक्सेबल। अगर समझो किसी ने मुझे एक सोने का ब्रेसलेट दे दिया, क्या ज्वेलरी की डेफिनेशन में आता है? यस सर आता है। 50,000 के ऊपर क्या उसकी वैल्यू है? यस, 50,000 के ऊपर वैल्यू है, पूरा टैक्सेबल। गॉट इट? वेरी क्लियर, फॉर श्योर।
यस तो आप सबसे पहले गिफ्ट में 3 चीज देखोगे, सबसे पहले 2 चीज देखोगे, क्या वो कोई ओकेजन में या कोई रिलेटिव से आ रहा है, अगर ऐसा कोई है तो पूरा का पूरा एग्जाम कितना भी आओ, कुछ भी आओ, कैसे भी आओ, नहीं आया तो हम आगे से 3 हिस्से करके कैश में जिसकी 50,000 लिमिट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी 50,000 लिमिट है, या फिर डिफरेंस की 50,000 लिमिट है, मूवेबल प्रॉपर्टी उसकी भी 50,000 लिमिट है, या फिर उसके भी डिफरेंस की। समझो किसी ने मुझे रिंग गिफ्ट दी जिसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपीज और मैंने उसको 70,000 रुपए दे दिए, 30,000 बचा, 50,000 के अंदर डिफरेंस, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैंने उसको 20,000 दिए, 80,000 का बेनिफिट हुआ, क्या 50,000 के ऊपर है, पूरा क्या पूरा टैक्सेबल हो जाएगा दोस्त। क्लियर है सबको? होप्स आप सबको क्लियर है। यहाँ पे सबको बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, बट प्लीज फोकस्ड रहो, सिंपल चीजें, 2 हिस्सों बांटना, तीसरे हिस्से में 3 हिस्सों बांटना, जो जो हिस्से का उसका लोगे, डिफरेंस से बढ़कर है, बात खत्म। जितना बोला है उतना ही। प्रॉब्लम बच्चों की आती है ना, ये एग्जाम में जाके एक्स्ट्रा वाला दिमाग लगा के आ जाते हैं। कृपया अपना एक्स्ट्रा वाला दिमाग एग्जाम होने के बाद दोस्तों के साथ बहस करने में लगाओ, यहां पर मत लगाना। ओके, यहाँ पे जितना दिया है लॉ में उतना ही करो, अपना नया लॉ मत बनाकर आओ। क्लियर है सबको? Okay. Thereafter, we'll move forward to our next section, which is section 43CA and section 50C. दोनों का मैं कंबाइंड डिस्कशन यहां पे करना चाहूंगा। अब आपका 50C जो सेक्शन है, हमने कैपिटल एसेट में पढ़ा था। क्या पढ़ा था मैं आपको वापस रिवाइंड करता हूं। जब कभी भी आप कोई भी प्रॉपर्टी एसडीवी से, स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन से कम में लोगे और डिफरेंस जो रहेगा वो आपका टैक्सेबल, आपका फुल वैल्यू कंसिडरेशन ऑफ स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन ही पकड़ेंगे। तो अगर यहां पे अगर आपने वो एसेट बेची जो आपकी कैपिटल एसेट थी, तो कैपिटल गेन में चले जाएगा। मतलब देखो, इसका मतलब आपको मैं समझाता हूं गाइस। देखो, एक बंदा है, ओके, उसने अपने दोस्त को एक प्रॉपर्टी गिफ्ट की। केस 1, वो प्रॉपर्टी है उसकी कैपिटल एसेट, ओके, एसडीवी से कम में गिफ्ट दी थी। प्रॉपर्टी जो थी उसकी वो कैपिटल एसेट थी। इस केस में जो भी डिफरेंस रहेगा ना, वो टैक्सेबल हो जाएगा 50C के अंदर, ओके। और जिसको मिल रहा है डिफरेंस, उसको भी टैक्सेबल होगा, उसको टैक्सेबल होगा 56(2)(10) के अंदर, ओके, वेरी क्लियर। दूसरी बात है उसकी सर स्टॉक इन ट्रेड है, स्टॉक इन ट्रेड है मतलब वो उसी में बिजनेस करता था, तो इस केस में आपको एप्लीकेबल होगा 43CA। लेने वाले के हाथ में वापस 56(2)(10) ही एप्लीकेबल होगा। तो लेने वाला जो गिफ्ट लेने वाला रहेगा, उसको जितने डिफरेंस में आप दोगे अपनी प्रॉपर्टी, अगर वो कैपिटल गेन है तो भी 56(2)(10) में, अगर कैपिटल अपनी स्टॉक इन ट्रेड है तो भी 56(2)(10) में ही टैक्सेबल होगा। लेकिन जो देने वाला है उसका अपना टैक्सेबिलिटी डिफरेंस रहेगा। अगर उसकी कैपिटल एसेट है तो जाएगा हमारा सेक्शन 50C के अंदर, ओके। और अगर वो स्टॉक इन ट्रेड है तो आ जाएगा 43CA के अंदर। मैं इसको क्लास में कैसे याद दे रहा था आपको याद है? यस, 43CA। सीए कौन किस में लगता है? पीजीबीपी में लगता है। 50C चीक का कह रहा है, मैं हूं कैपिटल एसेट सी, 50C कैपिटल गेन, 50C कैपिटल गेन देने वाला, कैपिटल गेन लेने वाला, 56(2)(10). अगर पीजीबीपी तो देने वाला स्टॉक इन ट्रेड है तो वो आएगा सीए लगने वाला है हमारे स्टॉक इन ट्रेड को वैल्यूएशन करने के लिए, इसलिए वो पीजीबीपी को लेने वाला हमेशा 56(2)(10) में ही आएगा। यस, वेरी क्लियर। होप्स आपको क्लियर हुआ है। अब यहाँ पे एक मजे की बात है। अब कैसे होता है, जब आप प्रॉपर्टी लेते हो तो 2 चीज होती है, एक होता है आपका एग्रीमेंट की डेट और एक होती है रजिस्ट्रेशन की डेट। अब एग्रीमेंट की डेट और रजिस्ट्रेशन की डेट, अब समझो मैंने तुम्हारे साथ एग्रीमेंट किया था कि मैं आपकी प्रॉपर्टी खरीदूंगा, समझो 5 मई 2019 को। तब आपकी प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन थी समझो 50 लाख रुपए, लखपति हो आप, ओके। अब ये हमारी थी एग्रीमेंट की डेट, क्लियर है। अब जब रजिस्ट्रेशन हमने किया, समझो रजिस्ट्रेशन करते करते हमको 10वां महीना आ गया 2019 का, इस दिन हमने रजिस्ट्रेशन किया, उस दिन स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन बढ़ के 60 लाख रुपीस हो गए। तो सर अब हम क्या ले, हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन 50 लाख रुपीस ले, 60 लाख रुपीस ले? सी नॉर्मली तो आप रजिस्ट्रेशन की डेट ही लोगे और रजिस्ट्रेशन की डेट का ही स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन लोगे, लेकिन अगर यहां पे मैंने कुछ तो भी अदर देन कैश दिया है, अदर देन कैश मतलब क्या? अकाउंट पेई चेक, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ट्रांसफर अगर आपने किया है, कब? जब एग्रीमेंट, जब हम बैठ के बातें कर रहे थे ना, मुझे तुम्हारी जमीन खरीदनी है, अगर उस टाइम ही मैंने आपको कुछ एडवांस दे दिया किस स्वरूप में? कैश के अलावा, तो उस केस में हम एसडीवी ले लेंगे एग्रीमेंट की डेट की। लेकिन अगर ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है तो हम एसडीडी लेंगे रजिस्ट्रेशन की डेट की। होप्स आपको क्लियर है। अगर कैश में दिया है
कैश में अगर दिया है आपको, कैश में दिया तो भी आपको रजिस्ट्रेशन का लेना है। अगर सिर्फ और सिर्फ अदर देन कैश क्यों सर? अरे क्योंकि बैंक अकाउंट में एंट्री रहेगी तब तो गवर्नमेंट को पता चलेगा हाँ आपने से बात किया है, नहीं तो सभी बोलेंगे हमने एग्रीमेंट डेट में कर लिया था। ओके, अब एक चीज आपको ध्यान रखना, एसडीवी हम लेकिन नॉर्मली रजिस्ट्रेशन की डेट की, लेकिन अगर आपने एग्रीमेंट के टाइम ही कुछ आपने अदर देन कैश देखिए आपने एडवांस दे दिया था तो हम हमारे ले लेंगे एसडीवी एग्रीमेंट के दिन के। क्लियर है सबको? यस, ग्रेट, होप से सबको क्लियर है। आ जाओ आगे। अब आगे हम बात करते हैं हमारे अगले सेक्शन की, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एनहांस कंपनसेशन। जो मैं आपको ऑलरेडी बोल दिया है, जब आपको एनहांस कंपनसेशन मिलेगा आपके कोई कंपल्सरी एक्विजिशन के ऊपर, तो इंटरेस्ट जो रहेगा उसका वो हम टैक्सेबल करेंगे आईओएस के अंदर। लेकिन हम सेक्शन 57 का क्लियर कट डिडक्शन ले लेंगे 50% फ्लैट। ओके, तो अगर आपको इंटरेस्ट मिलता होगा 2 लाख रुपया तो हम 57 के अंडर सेक्शन 57 के अंदर 50% फ्लैट डिडक्शन लेंगे 1 लाख रुपए का। 1 लाख आपका हो जाएगा टैक्सेबल। क्लियर है सबको? यस, ग्रेट। ओके, कंपेंसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर किसी की एम्प्लॉयमेंट खत्म हो रही है उसको कंपेंसेशन मिल रहा है, तो यहां पे आप सबसे पहले ध्यान रखना कौन सा रिलेशन था यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, तो कहा जाएगा ग्रेट। मुझे पता आपने सैलरी बोला है, ग्रेट। ओके, एडवांस मनी फॉरफिटेड, ये इंटरेस्टिंग चीज है, ये भी मैं आपको कैपिटल गेन से लिंक करूंगा। अगर आपका एडवांस मनी 1/4/2014 के पहले का था, मतलब समझो मेरा घर था, मुझे घर बेचना था। पहले मेरे पास राम आया, राम ने बोला सर 1 लाख रुपए रख लो, मुझे घर आपका चाहिए, लेकिन मेरे घर की वैल्यू थी 50 लाख रुपए। राम ने 1 लाख रुपए दिया, घर बुक किया, लेकिन वो 6 महीने तक आया ही नहीं वापस। मैंने बोला तेरे पैसे जब्त, पैसे अब मेरे पास ही रहने वाले। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद आज शाम ने 2 लाख रुपए देके मेरा घर बुक किया, पर शाम ने वापस पैसे लेने नहीं आया, शाम के भी पैसे जब्त। आप बोलोगे सर कितने जब्त करते हो पैसे? आने दो, जितना आने दो। अब समझो लखन आया मेरे पास, लखन ने मेरे को दिए पूरे 3 लाख रुपए और बोला सर मैं आपको घर बुक करता हूं, और बाद में उसने बैलेंस पेमेंट भी कर दिया। मैंने लखन को पैसे बांट दिए। अब जब राम आया था ना, राम 1/4/2014 के पहले आया था, शाम उसके बाद आया था। तो आप एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई भी 1/4/2014 के पहले आता है, जैसे कोई राम का भाई बंद होगा, अगर वो 1/4/2014 के पहले आता है और उसका पैसा मैं जब्त कर लेता हूं, मतलब कि फॉरफिट कर देता हूं, तो इस केस में मेरे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से उसको मैं लेस करूंगा। ये अपने कैपिटल गेन में पढ़ा था। और कोई अगर 1/4/14 के बाद आता है और फिर मैं एडवांस मनी फॉरफिट करता हूं, इस केस में जब्त करता हूं उसका पैसा, ये जो भी 2 लाख रहेगा ना, इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कोई संबंध नहीं, ये हम आईओएस में लेके टैक्सेबल कर देंगे। क्लियर सबको? ये यहाँ पे बोला हुआ है आपका कि ऐसा कोई भी पैसा 1/4/14 के बाद आएगा तो हम उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में देंगे, जो कि जब्त हुआ है वो। तो लखन का कोई पैसा जब्त नहीं हुआ है, वो उसका पूरा घर हम बेच देंगे, लेकिन जो पैसा जब्त हुआ है 1/4/14 के बाद वो टैक्सेबल हो जाएगा हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। वेरी क्लियर? ग्रेट। So let's come to our second part, which is deemed dividend and dividend. अब डिविडेंड क्या होता है? जब कभी भी आप कोई भी कंपनी के शेयर्स लेते हैं, वो आपको 1 साल के अंदर कुछ रिटर्न देते हैं, इसे रिटर्न को हम बोलते हैं डिविडेंड। बराबर है? अब समझो एक कंपनी है, अभी कंपनी जो है समझो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कंपनी ने हमको डिविडेंड दिया, हमारे जैसे हजारों शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, तो कंपनी टैक्स भरेगी 115O के अंदर। राइट? वेरी क्लियर? हम लोग टैक्स भरेंगे 115 बबरडा, यस बबरडा 115 BBDA के अंदर। वेरी क्लियर? अब इसमें कुछ भी एक्सेप्शन हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन पहले कंपनी का एंगल हम देख लेते हैं। तो कंपनी के एंगल से आप जब कंपनी टैक्स भरेगी, उनको 115O के अंदर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो होता है, ये होता है 15% प्लस कंपल्सरी सेस 12%, कंपल्सरी सरचार्ज प्लस कंपल्सरी सेस 4%। ये आपको मतलब जब कभी भी कंपनी आपको डिविडेंड पे करेगी, उसको डीडीटी, अगर वो इंडियन कंपनी है तो उसको डीडीटी काट के ही पे करना पड़ेगा। कितना काटेंगे? 15% प्लस ऑलवेज सेस 12% प्लस ऑलवेज सरचार्ज 12% प्लस ऑलवेज सेस 4%। ये काटेगा और फिर आपके हाथ में पे करेगा। तो कंपनी को 115O के अंदर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स काटना कंपलसरी है, अगर वो इंडियन कंपनी है तो। ओके, अब इंडियन कंपनी कौन सी है सर? तो जो कंपनी इंडियन कंपनी एक्ट 2013 या उसके पहले के एक्ट में रजिस्टर्ड हुआ होगा तो वो इंडियन कंपनी है। दूसरी कोई फॉरेन कंपनी, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई प्रोविजन की है कि वो इंडिया में अपना डिविडेंड बांट सके, तो वो भी इंडियन कंपनी है। बची हुई जो भी कंपनी वो फॉरेन कंपनी है। जब कभी भी इंडियन कंपनी डिविडेंड पे करेगी तो 115O के अंदर 15%, नाम के सेक्शन के अंदर ही रेट है, इसलिए तो मैंने इसे दिया है
सेक्शन के अंदर रेट है 15% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स उसे कट करना पड़ेगा। वेरी क्लियर, ग्रेट। अब आगे हम बात करेंगे 222A, 222B, 222C, 222D, 222E। बोलोगे सर अब ABCD क्यों पढ़ा रहे हो? पढ़ाना पड़ेगा, इनकम टैक्स में पढ़ाया हमको भी। ओके, ये है आपके सभी सेक्शन डीम्ड डिविडेंड के। मतलब यहां पे डिविडेंड नहीं कंपनी दिया था, लेकिन हम मान रहे हैं ये डिविडेंड ही है। वेरी क्लियर, श्योर। अब ये जो रेट मैंने बोला था ना, ये रेट रहेगा चारों के लिए, इन चारों के लिए ये रेट सेम ही रहेगा। और जो ई वाला सेक्शन है ना, इसके लिए आपका रेट हो जाएगा 30% प्लस 12% प्लस 4% सेज ऑलवेज। प्लीज 30 प्लस 12 42 प्लस 4 मत कर देना। 30% पे जो टैक्स आएगा उसके ऊपर ऐड करना, उसके ऊपर 4% ऐड करना। ओके, वेरी क्लियर। नाउ लिसन टू मी। अब ये जब आप निकालोगे ना, ये 1150 वाला और ये चारों के लिए डीडीटी बाई चांस आप निकालोगे, तो आपको क्वेश्चन में आया है तो आपको ग्रॉसअप कंसेप्ट करना है अप्लाई। अब ग्रॉसअप कंसेप्ट मतलब क्या होता है? जितना आपको डिविडेंड पे करना है उतने से पहले ऊपर जाओ और फिर नीचे आओ। मतलब क्या सर? मतलब देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल में आपको क्लियर दिया हुआ। अब समझो कंपनी को डिविडेंड पे करना था 500 रुपया, तो हम 500 इंटू 100 इंटू 85%, क्योंकि 15% हमारा टैक्स है, ये करेंगे। 500 के ऊपर जाएंगे 588.25, मतलब वो कट होने के बाद 500 पाएगा। टैक्स आया इतना, उसके ऊपर 12% इसका लगाया 12%, उसके ऊपर 4% लगाया, ये जो आया ये आपका रहेगा नेट डीडीटी अमाउंट। आपको 102.7। तो याद रखना, जो भी आपका डिविडेंड पे करना है उसको मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 85 करना, फिर 12% और फिर 4% ऐड कर देना, जो रहेगा वो आपका फाइनल डीडीटी आएगा। अगर इतना झट नहीं करना है आपको, तो सिंपल याद रखो 20.555%, जो हम यात्रा करते हैं। तो अगर किसी कंपनी को 1 लाख डिविडेंड बांटना है तो 20.555% आप कर दीजिए, उतना डीडीटी उसको पे करना पड़ेगा, फिर वो डीडीटी आगे बांटेगा। ये डीडीटी का क्रेडिट हम लोग नहीं ले सकते हैं, बहुत याद रखना। लेकिन कोई होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडी कंपनी को डिविडेंड दे रही है, तो ऐसी होल्डिंग कंपनी जब डीडीटी पे करे डिविडेंड आगे देगी, तो जो सब्सिडी कंपनी ना वो डीडीटी का डेफिनेटली कंपनसेशन पार्ट पे टैक्स का क्रेडिट ले सकती है। वेरी क्लियर, ओके। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, शेयर होल्डर के हाथ में। जाने के पहले हम बात कर लेते हैं, एक ही चार्ट को पढ़ लेते हैं। राइट, ये चार्ट आपके इंस्टीट्यूट के बुक में भी है। आपको सबसे पहले देखना है क्या डिविडेंड इंडियन कंपनी दे रही है क्या नहीं दे रही है। दे रही है यस, नहीं दे रही तो बात खत्म। अब दे रही है तो हम देखेंगे क्या वो जो है डिविडेंड 10 लाख के ऊपर है क्या, डीम डिविडेंड है, नॉर्मल डिविडेंड है। अगर डीम डिविडेंड है तो क्या वो 10 लाख के ऊपर है क्या? 10 लाख के ऊपर है तो 10 लाख के अंदर है तो एग्जाम, 10 लाख के ऊपर है तो 1/1 के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा 10%, और अगर नहीं है 10 लाख के नीचे तो पूरा क्या पूरा एग्जाम हो जाएगा। डीम डिविडेंड, अब हम आते हैं हमारे डीम डिविडेंड सेक्शंस के पास। सेक्शन नंबर सबसे पहले 222A के बारे में बात। शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा टैक्सेशन, वो मैं थोड़ी देर बाद आपको पढ़ाता हूं। पहले हम कंपनी के हाथ में देख लेते, कंपनी जब जब देगी तब तक क्या क्या हम करेंगे। तो 222A B C D E हम सबसे पहले देख रहे हैं। अगर कोई कंपनी अपनी एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और अपनी एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो वो एसेट जब तक कि आपकी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तब तक का वो पूरा क्या पूरा आपका डीम डिविडेंड माना जाएगा 222A के अंदर। तो ऐसी एसेट्स के लिए उनको पहले डीडीटी काटना पड़ेगा, फिर वो एसेट लोगों को बांट सकते हैं। अब सर, अप टू द कंपनी पोसेसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब क्या? मतलब देखो, उनका बोलना है कि समझो एक कंपनी वो 10 लाख की एसेट बांट रही है, लेकिन उनके जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ना, वो आइदर कैपिटलाइज हो या ना हो, वो 5 ही लाख है, तो 5 लाख के ऊपर उनको डीडीटी बांटना पड़ेगा। इसका मैंने डिटेल आपको प्रोविजन बना है, क्यू आई केस आई, वो मैंने आपको सब कुछ आराम से बताया हुआ है। अभी हम क्विकली से रिवाइज कर रहे हैं, तो राइट। तो मैं साथ साथ में यहाँ पे आपका चार्ट भरता हूं ताकि आप भी भर पाओ इजीली। सबसे पहले ए इज फॉर एसेट डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी क्लियर। नाउ लेट्स कम टू 222B। अब जो 222B है वो है आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर्स, राइट। डिबेंचर्स, एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयरहोल्डर बाय कंपनी, डिबेंचर्स कोई भी बांट रहा है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू प्रेफरेंस शेयरहोल्डर बाय बोनस, या प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को अगर आप बोनस दे रहे हो टू द एक्सटेंट कंपनी अगेन पोजेसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो भी टैक्सेबल होगा। तो डिबेंचर्स हम बांट रहे हैं, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को बोनस शेयर बांट, प्रेफरेंस वाले को बोनस बांट रहे, गलत बात हो गई ना। तो इस केस में आपके जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, फिर कैपिटलाइज हो या ना हो, उतना हम डिविडेंड मान लेके आपको डीडीटी पे करना पड़ेगा, राइट। नाउ सी इज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट ऑन क्लोज डाउन, मतलब लिक्विडेशन के टाइम अगर आप एसेट बांट रहे हो तो वो भी डीडीटी के लिए आ जाएगा। तो बी वॉज फॉर डिबेंचर, बीडी उल्टा हो जाएगा। सी वॉज फॉर क्लोज डाउन, मतलब ही क्या,
लिक्विडेशन के टाइम में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं डी क्या है। यस, डी इज फॉर रिडक्शन ऑफ कैपिटल। अगर कंपनी अपना कैपिटल रिड्यूस करती है द एक्सटेंड टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वापस जितना कैपिटल रिड्यूस करेगी, एबीसीडी, डी मतलब रिडक्शन ऑफ कैपिटल, जितना कैपिटल रिडक्शन करेगा उतना आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक टैक्सेबल हो जाएगा। अब 222 ए बी सी डी चारों में सेम है, डीडीटी 15 प्लस 12 प्लस 2% आपको भरना पड़ेगा, या फिर 20.555% आप याद रखो, बिकॉज ग्रॉस ऑफ कंसेप्ट इज एप्लीकेबल हियर। ई जो है ना वो थोड़ा सा अलग है, और क्या अलग है वो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले टैक्स रेट 30 प्लस 12 प्लस 4 आएगा, ये हमने देख लिया। नो ग्रॉस ऑफ कंसेप्ट, यहां पे आपको कोई ग्रॉस ऑफ कंसेप्ट यूज नहीं करना है, मतलब बढ़ाकर घटाना नहीं है। ठीक है, ड्रीम डिविडेंड रहेगा एग्जम्प्ट, ये हमारे टैक्स होल्डर्स के हाथ में एग्जम्प्ट रहेगा, एप्लीकेबल टू ओनली क्लोजली हेल्ड कंपनी। मतलब क्या है सर, ये हमको कुछ समझा नहीं सर, 222E किसके बारे में बात करता है? तो जब कभी भी कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनी, मतलब जिसके अंदर उसके 10% और एक्स्ट्रा शेयर होल्डिंग है, वो उनसे लोन लेता है, वो कंपनी से इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट ट्रांसफर करने चाह रहा है, वो जब लोन लेगा कंपनी से, तो ऐसे लोन को हम डीम डिविडेंड मान लेंगे, किसके हाथ में? जिसको वो मिलेगा और जो क्लोजली हेल्ड कंपनी को हेल्ड कर रहा है। मतलब समझो, अगर कोई कंपनी है उसके अंदर इसकी 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है और ये इसे लोन दे रही है, तो ऐसे लोन को हम 222E के अंदर टैक्सेबल कर देंगे एज ए डीम डिविडेंड, और इनको डीडीटी काटना पड़ेगा क्या रेट पे? 30 प्लस 12 प्लस 4% पे। सबको क्लियर है? सबको यस। अब समझो आगे जाके कंपनी ने इसको एक्चुअल में डिविडेंड भी दिया, ठीक है, तो ये जितना हमने लोन पहले ले लिया था ना उतना माइनस कर देंगे। मतलब समझो इसने लोन लिया 5 लाख रुपए का, कंपनी ने साल खत्म होने के बाद 12 लाख का उसे डिविडेंड दिया, तो इस केस में 5 लाख माइनस कर देंगे इसमें से, और बचे हुए 7 लाख के ऊपर हम टैक्स भरवा देंगे, क्योंकि 5 लाख के ऊपर ऑलरेडी टैक्स भरवा दिया ना हमने लोन को डीम डिविडेंड 222E के अंदर मानकर, इसलिए। क्लियर है सबको? सी, आई एम ट्राइंग टू क्लियर योर कंसेप्ट एज मच एज पॉसिबल, एट द सेम टाइम आई एम बीइंग फास्ट विच आई नो, बिकॉज मुझे ये आपका टाइम वेस्ट नहीं करना, बिकॉज ये लेक्चर आपके लास्ट डे रिविजन के लिए है, राइट? सो प्लीज इसको कोई ऐसे मत समझना कि ऐसा ही मैंने समझाया है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझाया है अपन ने। ओके, इट इज जस्ट फॉर योर क्विक रिकैप। ओके, ग्रेट। नाउ लेट्स कम इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा? तो शेयर होल्डर के हाथ में 115 BBDA के अंदर ये टैक्सेबल हो जाएगा। चेक कर दो सेक्शन का। ओके, 115 BBD। अब जो शेयर होल्डर ना, कंपनी ने तो दिया, जब डिविडेंड डीडीटी पे कर दिया A B C D के ऊपर कितना? 15 प्लस यस 12 प्लस यस 4, क्रॉस ऑफ कंसेप्ट 20.555, और नहीं अगर ई में होगा तो कितना था? 30 प्लस 12 प्लस 4%। लेकिन जो शेयर होल्डर है, जो रिसीवर है, उसको 10 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट है, अमेंडमेंट था, उसको 10 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट है, और 10 लाख के ऊपर जितना भी आएगा ना वो टैक्सेबल हो जाएगा फ्लैट रेट 10% के ऊपर। मतलब आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है दोस्तों, अगर डिविडेंड मिला 12 लाख तो 10 लाख तक छोड़ देना चुपचाप, बचा हुआ 2 लाख ही लेना। डिविडेंड मिला है 60 लाख, 10 लाख छोड़ देना, 50 लाख को टैक्सेबल करना है। डिविडेंड मिला है 25 लाख, 10 लाख छोड़ देना, 15 लाख टैक्सेबल कर देना। वेरी क्लियर? डिविडेंड मिला है 2 लाख, कुछ भी टैक्सेबल नहीं, 3 लाख नहीं टैक्सेबल, 8 लाख कुछ टैक्सेबल, 9 लाख कुछ टैक्सेबल नहीं, 10 लाख नो टैक्सेबल। 10 लाख के ऊपर गया वैसे वैसे टैक्स आपको लग जाए। क्लियर है सबको? ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट, डिविडेंड ट्रिपिंग एंड बोनस ट्रिपिंग। अब ये एग्जैक्टली क्या होता है, या बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन हम इसे बोलते हैं। अगर समझो एक रिकॉर्ड डेट आपको एग्जाम में दी हुई रहेगी, समझो एक टाइमलाइन है, यहाँ पे आपकी रिकॉर्ड डेट आपको जो दी हुई है, अगर आपने इसके 3 महीने पहले कोई शेयर सिक्योरिटीज या यूनिट ले ली है, और ये रिकॉर्ड डेट के 3 महीने बाद तक आपने कोई सिक्योरिटीज बेचे हैं, या 9 महीने बाद तक आपने कोई यूनिट्स बेचे हैं, तो ऐसे सेल के टाइम आपको जो भी डिविडेंड या इनकम मिलेगी इन सिक्योरिटीज या यूनिट से, वो एग्जम्प्ट रहेगी। वेरी क्लियर? तो रिकॉर्ड डेट के 3 महीने पहले आप सिक्योरिटीज लो या यूनिट्स लो, या सिक्योरिटीज आप 3 महीने बाद बेच दो, तो उसका जो भी इनकम या डिविडेंड है वो एग्जम्प्ट रहेगा। या यूनिट्स हो गए तो आप 9 महीने बाद तक बेचा तो भी वो एग्जम्प्ट रहेगा। अब अभी क्या है, अगर आपको ऐसे ट्रांसफर से लॉस हुआ, समझो अभी ऐसे ट्रांसफर से मुझे लॉस हुआ, अब मैंने खरीदा था और मैंने बेचा, अब बेचने से मुझे लॉस हुआ, तो जितना डिविडेंड आपको हमने एग्जम्प्ट किया था ना पहले, उतना लॉस अब इग्नोर कर दो, और बचा हुआ आपको लॉस आपका जो LTCG का जो आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करने देते वो हम आपको करने देंगे। मतलब समझो अगर आपको डिविडेंड आया है रुपीज समझो 50,000 और आपको लॉस हुआ है, ये हमने क्या कर दिया? एग्जम्प्ट ड्यू टू डिविडेंड स्ट्रिपिंग। अब समझो आपको सेल पे लॉस हुआ 70,000 का, 70,000 में से 25,000 जो हमने यहाँ पे बेनिफिट दिया वो निकाल लो,
बचा हुआ 20,000 का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपको जो रहेगा वो बोल के हम आपको कैरी फॉरवर्ड करने देगी। ये सिंपल होता है आपका डिविडेंड स्लिपिंग, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है, लेकिन मतलब क्या होता है, समझो एक डिविडेंड की डेट आई, वो डेट आने के पहले मैंने क्या किया, मेरी बहुत सारी इनकम है, अब एक डिविडेंड की डेट है, समझो 10/12/2020 को मुझे डिविडेंड मिलने वाला था, मैंने 5 दिन पहले ये डिविडेंड शेयर किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, डिविडेंड भी किसी और को चल जाएगा, और डिविडेंड आने के 10 दिन बाद वापस शेयर मेरे नाम पे ले लिया, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर इनकम छुपाने के लिए मैंने ट्रांजेक्शन किया है। तो ऐसे केस में चाहे वो इंटरेस्ट चाहे वो डिविडेंड सामने वालों को मिले, वो टैक्सेबल हो जाएगा मेरे हाथ में। वेरी क्लियर। शर्त इतनी है कि वो टैक्स छुपाने के लिए, टैक्स चोरी करने के लिए ही किया होगा, तो वो आपके वापस आपके हाथ में वो ऐड हो जाएगा। ओके, नाउ द वेरी लास्ट पार्ट, डिडक्शन अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब मैंने कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अर्न करने के लिए कुछ खर्चा किया था, तो डिडक्शन मुझे मिल जाएगा। शर्त सिर्फ कुछ है, ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, इसके अलावा सबको मिल जाएगा। सबसे पहले लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग के लिए कोई भी खर्चा नहीं चलेगा, नहीं तो आपका मन आया तो आप बोलोगे सर गोवा जाने की टिकट, गोवा से आने की टिकट, गोवा में रहने की टिकट, गोवा में घूमने की टिकट, फिर आपको जितनी इनकम आई है वहां के लॉटरी से या गैम्बलिंग से या बेटिंग से, वो टैक्सेबल करो। ऐसा नहीं चलेगा। लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग को कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला है। आपने टीडीएस पे करना था कोई इनकम के ऊपर, कोई खर्चे के ऊपर आपने टीडीएस काटना चाहिए था, वो आपने टीडीएस नहीं काटा, पीजीपीपी की तरह सेम यहाँ पे भी आपका वो काट देंगे, बचा हुआ आपको अलॉट कर देंगे। अगर कोई फॉरेन नेशनलिस्ट था, उसके ऊपर आपको टीडीएस काटना था, वो भी आपने नहीं काटा, तो पूरा का पूरा आपका खर्चा गया तेल लेने, हम कोई खर्चा आपका मानेंगे ही नहीं। अगर आपने कहीं पे खर्चा 10,000 से ऊपर इन कैश कर दिया है, तो ये भी हम आपका नहीं मानेंगे। ऐसा कोई भी खर्चा 10,000 के ऊपर वाला भी हम नहीं मानेंगे। टीडीएस के केस में 30% डिडक्शन दे देंगे। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर, यस, नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर अलाउंस कनेक्शन विद इनकम वे ऑफ अर्निंग लॉटरीज। वो जो मैंने आपको बोला कि लॉटरीज और बेटिंग गैम्बलिंग, सो प्लीज ध्यान में रखना, ये पॉइंट आपके एग्जाम में कभी कभी दे देते हैं। ऐसे कोई भी अगर समझो कभी हुआ तो नहीं, कभी किया नहीं, पर समझो मुझे लॉटरी या रेसेस से समझो 2 लाख रुपए की इनकम हुई है, तो खर्चा कुछ भी अलाउ नहीं है, पूरा का पूरा 2 लाख टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। वेरी क्लियर। फिर यहाँ पे भी सेम प्रोविजन होती है। अगर कोई भी एफएमवी और स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन आपको लग रही गड़बड़ है, तो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जा सकते हो। वैल्यूएशन ऑफिसर 2 चीज करेगा, एक तो कम करेगा, बढ़ा देगा। कम किया तो अच्छी बात है, बढ़ा दिया तो उसको बोलना चल अपने घर पे जा, हमसे बात मत कर। समझा सबको? दिस इज ऑल अबाउट iOS। मैं ट्राई किया इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लेने का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो आपका गिफ्ट टैक्सेबिलिटी के बारे में है, वो आपको अच्छे से याद करना है। प्लीज रिवाइज करो मैक्सिमम, बिकॉज रिविजन इज द ओनली की फॉर योर सक्सेस। Best of luck, stay motivated. We'll meet you soon in our next chapter revision. Bye bye. Take care.